हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज के एरे टॉपिक का 22nd प्रॉब्लम है। अब तक हमने बेस्ट टाइम टू बाइंड सेल स्टॉक 1, 2, 3 तीनों देख चुके हैं। ठीक है, मैंने इस तरीके से बताया कि हमें कहीं भी डीपी को यूज़ करना नहीं पड़ा है और सिंपल लॉजिक से ड्राइव कर करके बताता आ रहा हूँ। ठीक है, आज हम इसका लास्ट वेरिएशन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं दूसरे वेरिएशन पे जंप करूँगा। ठीक है, अब देखो, अभी तक जो प्रॉब्लम्स हम देखते आ रहे थे उसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, पर उसको स्टार्ट करने से पहले भी एक जो बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो वैसे मत करो। आप प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो। काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है मैंने। मीन्स फाउंडेशन से लेके एडवांस तक आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। मीन्स इस तरीके से कवर होगा कि हर टॉपिक का एक फंडा आपको पता रहेगा, जिससे कि अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप अप्रोच कर पाओगे प्रॉब्लम को और आपको फियर नहीं होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे प्राइजेस वेयर प्राइजेस आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे एंड एन इंटीजर k. Find the maximum profit you can achieve. You may complete at most k transactions. That is, you may buy at most k times and sell at most k times. Okay. नोट क्या दे रखा है? यू मे नॉट इंगेज इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली, दैट इज यू मस्ट सेल द स्टॉक बिफोर यू बाय अगेन। ओके, तो ये वाला जो बात है कि आपको जो है एक को मतलब अगर बाय करते हो शेयर को तो फिर उसको उसको सेल करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाय बाय करते गए और फिर बाद में जाके सेल करोगे। तो ये वाली बात मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ अलाउड नहीं है। अब इन लोगों ने यहाँ पे बहुत क्लियरली भी लिख दिया है। ठीक है, अब देखो कि ये कैसे पिछले करे गए प्रॉब्लम से सिमिलर है और उनसे कैसे डिफरेंट है, मैं ये बात बताता हूँ। पहले यहाँ देखो, अभी तक हमने कौन कौन से प्रॉब्लम किए। हमने किया बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 1। ठीक है, फिर क्या हमने 2, फिर क्या हमने 3 और आज हम करेंगे 4। ठीक है, मैंने क्या बताया था अब तक? मैंने क्या बताया कि ये चारों प्रॉब्लम प्लस कैडेंस खुद भी किसका पार्ट है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। ठीक है, तुम्हें मोस्टली जो सॉल्यूशंस मिलेंगे इन चारों के, वो किस में मिलेंगे? डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। मैंने पर करवाया क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग? डीपी करवाया क्या मैंने? नहीं, मैंने नहीं करवाया। मैंने क्या करवाया? मैंने सिंपल लॉजिक करवा रखा है। क्यों मैंने सिंपल लॉजिक कराया? डीपी को क्यों हटाया यहाँ से? क्योंकि ये वाला जो प्लेलिस्ट है ये एरेज का प्लेलिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम डीपी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैंने कैडेंस एल्गोरिदम को यहाँ पढ़ाया है, ये डीपी का ही पार्ट है। पर बात यह है कि कैडेंस जो है काफ़ी सारे एरे प्रॉब्लम्स में मदद करता है, इसलिए जनरली क्या करते हैं, इसको एरेज के अंडर ही हम पढ़ा देते हैं। पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो खुद में एक अलग टॉपिक है। तो जब हम वहाँ क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे ना, तो फिर से हमें इन चारों को कवर करना पड़ेगा और वहां पे मैं बताऊंगा डीपी के सॉल्यूशंस। यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? सिंपल लॉजिक, जो कि एक बिगिनर भी समझ सके और इंटरव्यूअर को समझा सके। और इस मीन्स जो ये लॉजिक है, इसको समझने से क्या फायदा होगा? इसको समझने से तुम्हारे पास मल्टीपल अप्रोचेस रहेंगे कि कैसे तुम सॉल्यूशंस को अपने से ड्राइव कर पाते हो। ठीक है, तुम्हारे पास मतलब एक क्लियर आइडिया रहेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक बार समरी कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये हार्ड दिख रहा है तुम्हें। और अगर तुम सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे हार्ड टैग का है ये, पिछला वाला भी हार्ड टैग का ही था, थर्ड वाला मैंने कितने इजी तरीके से करवाया था। जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता चल रहा होगा। इसे भी मैं सेम टू सेम बहुत उससे भी इजी तरीके से करवाऊंगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। कुछ अगर तुम्हें ये कर रखा है ना थर्ड वाला, तो तुम्हें इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब मैं एक बार कुछ समरी दे देता हूँ कि कैसे कैसे हम चले हैं, जिससे चारों वेरिएशंस का तुम्हें आइडिया लग जाए। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक डिफरेंस एरे के हेल्प से प्लस हमने क्या अप्लाई किया था? सिंपल कैडेंस एल्गो। ठीक है, ये हमने अप्लाई किया था यहाँ पे। यहाँ पे हमने सेकेंड वाले में क्या किया था? सेकेंड वाले में भी डिफरेंस एरे का हमने यूज किया था।
किया था, डायरेक्टली नहीं किया था वहां पे क्या कर, और पर हमने कैडेंस का यूज नहीं करके, बिना कैडेंस के यूज किए हमने क्या करा था वहां पे कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को लेके चलना था, सिंपल ग्रीडी टाइप का अप्रोच। ठीक है, ठीक है। थर्ड वाले में क्या किया मैंने तुम्हें, एक जो हम चाइल्डहुड में हॉर्स प्रॉब्लम पढ़ते थे, एसपी सीपी के मदद से समझाया था, एसपी प्लस सीपी के मदद से। ठीक है, और यहां पर भी ना इसी प्रॉब्लम को यूज करेंगे। तो तुम ऐसा कह सकते हो अभी के लिए, अभी के लिए देखो, ये चारों जो हैं 1 2 3 एंड 4, ये चारों किससे सॉल्व होंगे, डीपी से, चारों सॉल्व होंगे डीपी से। ठीक है, इसमें इसमें नहीं भी लगा सकते हो, पर ये तीनों में तो डीपी लोग लगा ही देते हैं, लगा ही देते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि चलो ये चारों तो डीपी से सॉल्व होंगे, पर मैंने अभी कैसे कैसे कराया, मैंने तुमसे क्या कहा, इन दोनों को एक कैटेगरी में रखो, इन दोनों को एक कैटेगरी में रखो। जब तुम डीपी से करोगे तो तुमको चारों का वेरिएशन डीपी से दिखाया जाएगा। ठीक है, पर मैं उसकी बात तो कर नहीं रहा हूं यहाँ पे, मैं क्या कह रहा हूँ, इस दोनों को सेम कैटेगरी में रखो। क्यों सेम कैटेगरी में, यहाँ भी डिफरेंस एरे का यूज हुआ, यहाँ भी डिफरेंस एरे का यूज हुआ, यहाँ प्लस में कैडेंस यूज किया था हमने, और प्लस में यहाँ पे क्या यूज करा था, सिंपल ग्रीडी अप्रोच, पॉजिटिव वैल्यूज को लेते जा रहे थे। ठीक है, यहां से एक फंडा नया खुला, ट्रांजेक्शन का फंडा, ट्रांजेक्शन्स का फंडा। जब डीपी से करोगे ना तो चारों को ट्रांजेक्शन के फंडे से ही मैच कर करके तुम्हें बताएंगे लोग। ठीक है, पर हम ये नहीं कर रहे हैं वहां पे, मैं तुम्हें इस तरीके से क्यों समझा रहा हूँ अभी, ये बातें समझाने का क्या फायदा है, ये बातें समझाने का ये फायदा है कि तुम्हारे माइंड में ये बातें बैठ जाएं कि चार प्रॉब्लम्स के वेरिएशन अगर वहां हैं तो ऐसे ऐसे करके निकल के आई हैं चीजें। ठीक है, तो तुम्हें प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, अगर इसका थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया प्रॉब्लम को, तो तुम मतलब दिक्कत में ना पड़ जाओ, इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले ये बातें, नहीं तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को समझा सकता हूँ। पर देखो, अब यहाँ से ट्रांजेक्शन का फंडा स्टार्ट हुआ थर्ड वाले से, ये दोनों की बात खत्म। ठीक है, अगर नहीं देखे हो पिछले तीनों वीडियोस को तो पहले उनको देखो फिर यहाँ आओ। ठीक है, क्योंकि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंटरव्यू में डायरेक्टली आ जाएगा तो फिर तुम्हें बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए तुम्हें आना चाहिए। और मैंने जिस तरीके से बताया तुम इंटरव्यूअर को बहुत ईजिली से समझा पाओगे, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना बताया तुम उससे भी बेटर करके उसको अप्रोच समझा पाओगे। मुझे तो समझाना पड़ता है, लेकिन जो ग्रास्प करते हैं लोग तो उनका अलग अलग तरीके से ग्रास्प करते हैं ना किसी कॉन्सेप्ट को, तो तुम उनको उससे भी बेटर तरीके से समझा पाओगे। तो मेन मोटिव वही है वीडियो का। अब देखो, यहाँ ट्रांजेक्शन का फंडा शुरू हुआ, यहाँ पे हमें एक कंडीशन दिया गया था, एटमोस्ट 2 ट्रांजेक्शन ही तुम कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो फोर्थ वन है ना, यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन का ही फंडा है, सेम प्रॉब्लम है, ये और ये सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। इन दोनों के तो लैंग्वेज में थोड़ा फर्क था, फर्स्ट एंड सेकंड वाले के लैंग्वेज में फर्क था, पर जब हमने ड्राइव करके निकाला तो ये डिफरेंस वाली बात सेम ही थी, बस यहाँ पे कैडेंस यूज हो गया था, यहाँ ग्रीडी यूज हो गया था। ठीक है, पर बात यह है कि ये जो है ना थर्ड और फोर्थ वाली बात, इसमें दोनों में ट्रांजेक्शन्स की बात हुई है। ठीक है, सिंपल, अगर हम सिंपल, हम जब उसका स्टेटमेंट अभी पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखा ना तुमने क्या लिखा हुआ, यू मे कंप्लीट एटमोस्ट के ट्रांजेक्शंस। ठीक है, मीन्स एक प्राइस एरे दे रखा होता है, ये तो हमें पता है कि स्टॉक्स और उसके डेज और प्राइजेस दे रखे हैं हमें, जो हम देखते आ रहे हैं चारों प्रॉब्लम में। बस यहाँ पे क्या है कि तुम्हें एटमोस्ट के ट्रांजेक्शंस तुम कर सकते हो। ठीक है, मीन्स ये कि एटमोस्ट 2 ट्रांजेक्शंस तो हमें थर्ड वाले में अलाउड था, मीन्स ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रांजेक्शंस करो और मैक्सिमम प्रॉफिट लाके दो। यहाँ पे क्या है ना, वो जो वो ना के कह रहे हैं, के ट्रांजेक्शन्स करो, मतलब हमें पता नहीं है कितना ट्रांजेक्शन करना है, के कोई के वैल्यू है, तुम ऐसा समझ सकते हो कितना भी हो सकता है, 100 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मीन्स के अब क्या है यहाँ पे वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या है यहाँ पे कि तुम एटमोस्ट के ट्रांजेक्शन्स करो और हमें वैल्यू ला करके दो। ठीक है, तो भैया अब तो मतलब ये अब ये वेरिएबल हो गया तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। देखो अब बताता हूँ एक बात, डीपी से जब हम करते हैं किसी चीज को तो वहां पे तुम्हें समझने में ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब ये होता है ना, तुम्हारा अगर अच्छा ग्रेस्प नहीं है ना फाउंडेशनल चीजों पे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगा वहां पे। पर मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, तुम एक झटके में समझ जाओगे अगर तुमने थर्ड वाला देखा होगा तो। फोर्थ वाले में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, एकदम नहीं दिक्कत आएगा। अभी देखो आप थर्ड और फोर्थ को मैं कैसे मैच करता हूँ और कैसे सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम को। देखो, वीडियो शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है, और उसके ड्यूरेशन को भी कम किया जा सकता है,
पर बात यह है कि मैं क्यों थोड़ा सा लेंथी रखता हूँ, क्योंकि बात एकदम क्लियर रहे, कोई डाउट ना क्रिएट हो। तुम अगर नोट्स भी बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ बहुत सीक्वेंस में लेके चलता हूँ मैं, ताकि बाद में रिवाइज भी अगर करना पड़ गया तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है। टॉप 40-50 प्रॉब्लम्स अगर तुमने एरे के किए हैं और तुमने सही से समझा है चीज़ों को, तो कुछ नया प्रॉब्लम अगर आ गया, इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, कोडिंग राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरव्यू में कुछ ट्विस्ट कर दिया थोड़ी सी चीज़ों को, तो तुम नहीं कर पाओगे, ईजिली कर पाओगे। ठीक है, अब देखो कैसे ये दोनों सेम है। यहाँ पे हम क्या करते थे, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 3 में, यू आर गिवन एन एरे प्राइजेस वेयर प्राइजेस आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द आई डे, find the maximum profit you can achieve, you may complete at most 2 transactions, you may not engage in multiple transactions simultaneously, you must sell the stock before you buy again। ये वाली बात तो है ही। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा था कि तुम मैक्सिमम प्रॉफिट लाके दो ट्रांजेक्शन्स करो। तो हमने क्या किया था, वहां पे मैंने तुम्हें बताया था 8th 9th वगैरह में एक चाइल्डहुड प्रॉब्लम हम करते थे। वहां पे क्या होता था, एक हॉर्स होता था, ठीक है, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, ठीक है, ये इसको खरीदता है सीपी एक्स पे, इसका एसपी सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू फिर भी दे दे रहा हूँ, पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम पहले ये वाला वीडियो देख लेना, मीन्स तो थर्ड का प्रॉब्लम करवा रखा है ना मैंने, उसका वीडियो पहले देख लेना तुम, उसके बाद तुम इसको देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा, इजिली समझ में आ जाएगा। और इसका सीपी क्या होता था, ये क्या करता था ना, ए वाला बंदा ये इस बंदे को बेचता था, वाई प्राइस पे बेचता था, वाई प्राइस पे, तो इसका सीपी कितना होगा, वाई होगा। और ये एसपी किसका कितना रखता था, ये जेड पे बेच लेता है। ठीक है, तो यहाँ ए वाले बंदे को कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 1, ठीक है, वो कितना हुआ, वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब ये वाला बंदा क्या करता था, बी वाला, ये चाहता था कि इसका प्रॉफिट कम हो। क्यों इसका प्रॉफिट कम हो, इस बंदे का, ए बंदे का प्रॉफिट क्यों कम हो, क्यों चाहता था वो, क्योंकि उसको अपना सीपी भी तो कम हो जाएगा ना उसका। समझ रहे हो बात को, उसका अगर ए वाले बंदे का प्रॉफिट कम हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका सेलिंग प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यानी कि इसके खरीदने का प्राइस कम है। कोई भी बंदा स्टॉक बाय करते टाइम क्या सोचता है कि बाइंग प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। ठीक है, ये सब बातें क्लियर है, तो उस वीडियो को देखोगे, बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो उसके बाद क्या होता था कि ये जो प्रॉफिट, ये बंदा क्या करता था, इस प्रॉफिट पे नजर रख के इस प्रॉफिट को कम करता था। इस प्रॉफिट को जितना तुम कम करते जाओगे, इसका सीपी कम होता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जितना सीपी कम होगा और ये सेलिंग प्राइस को हाई रखेगा, और तो इसको एक फाइनल प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट 2 होगा इसको, इस बंदे को। पर बाद में क्या हमने कंक्लूजन निकाला था कि यहाँ पर तो जब स्टॉक की बात हो रही है तो एक ही बंदा बाय और सेल कर रहा है ना, वो तो हॉर्स वाला प्रॉब्लम समझाने के लिए था। एक ही बंदा बाय और सेल कर रहा है, तो ए बंदे ने खरीदा एक्स का, फिर वाई का बेचा, फिर वाई से जो बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ ना, ये वाला प्रॉफिट, अब ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट सीपी कितना लेना है, नेक्स्ट बाय प्राइस कितना लेना है। ठीक है, ताकि हमें अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आए वो मैक्स हो, अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आए मैक्स हो। देखो ये सिर्फ ओवरव्यू दिया है मैंने यहाँ पे, अगर तुम्हें डिटेल में समझना है तो बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक थर्ड का वीडियो अच्छे से देखो, तुम समझ जाओगे। हाँ, तो भैया तब कैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब बताता हूँ यहाँ पे क्या करेंगे। मैंने क्या कहा था, ए और बी मैंने क्यों किया था वहां पे, क्योंकि वहां पे 2 ट्रांजेक्शन करना था हमें, तो मैंने ए को शो किया था फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, और बी को शो किया था सेकेंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास केस कैसा है, देखो इजिली समझ में जो आएगा कि नहीं उन लोगों को जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा होगा। सी डी ई एस ऐसे डॉट 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 कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो अब इनको लोगों की तरह देखो, ए बी सी डी ई कितने भी लोग हैं। हो क्या रहा है, एक हॉर्स था, ठीक है, इस बंदे ने खरीदा एक्स का, इसने बेचा वाई का। ठीक है, अब इस बंदे ने क्या, इसका प्रॉफिट हुआ वाई माइनस एक्स का। अब ये वाई माइनस एक्स डिटरमाइन किसको करता था, सीपी 2 को। ठीक है, जो कि मान लो तुम अभी यहाँ पे क्या था हमारा, हाँ वाई का, हाँ वाई से बेचा ना वाई, ठीक है, और sp2 फिर से क्या हो जाएगा, जेड। ठीक है, इसको कितने का बेनिफिट हुआ, जेड माइनस वाई का बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये हुआ प्रॉफिट 2। ठीक है, अब ये प्रॉफिट 2 किसके सीपी को डिटरमाइन करेगा, सी को, सीपी 3। ये कितना मान लो तुम, इसको कुछ भी मान लो, एम मान लो, ठीक है, और sp3 इसको एन मान लो। ठीक है, इसको कितने का प्रॉफिट होगा, एन माइनस एम, एन माइनस एम का होगा। ठीक है, फिर ये वाला प्रॉफिट किसको डिटरमाइन करेगा, नेक्स्ट सीपी को। ठीक है, तुम देख रहे हो, कुछ कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पहले से जो प्रॉफिट निकला उसने दूसरे सीपी को
प्रिडिक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो प्रॉफिट आया इसने तीसरे सीपी को प्रिडिक्ट किया। उसके बाद ये वाला जो आया प्रॉफिट इसने चौथे सीपी को प्रिडिक्ट करेगा ये। और इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। कब तक, कितने कितने कब तक चलता रहेगा? के ट्रांजेक्शन्स तक। ए बी हमने जब देखा था, जब क्या था, 2 ट्रांजेक्शन्स। जब अगर के की वैल्यू 3 हो जाए तो ए बी सी 3 को देखना पड़ेगा। के की वैल्यू 4 हो जाए तो ए बी सी डी 4 लोगों को देखना पड़ेगा। 5 हो जाए तो 5 लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लो किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कहाँ ला करके समझा रहा हूँ बातों को। देख रहे हो, दोनों प्रॉब्लम हार्ड कैटेगरी के हैं, लेकिन जिन्होंने समझा है वो कितने इजीली तरीके से कर पा रहे होंगे इस प्रॉब्लम को। अब देखो, 4 पांचों को देख लिया तुमने, इसी तरीके से 6 7 8 कितना भी के दे दे तुम्हें, तुम्हें बस क्या करना है, फंडा क्या करना है, एक बंदे का प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसका प्रॉफिट दूसरे का सीपी डिटरमाइन कर देगा, फिर दूसरे का प्रॉफिट आएगा, वो तीसरे का सीपी डिटरमाइन कर देगा। तो हमारा फंडा सारा का सारा कहाँ था उस केस में भी, जब हम दो के लिए भी कर रहे थे। यहाँ यहाँ बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 3 में क्या कहाँ था फंडा सारा का सारा? देखो यहाँ पे मैंने कितने वेरिएबल्स बनाए हैं, बाय प्राइस 1 प्रॉफिट 1, बाय प्राइस 2 प्रॉफिट 2, क्योंकि वहां पे कितना था, 2 ही ट्रांजेक्शन करने थे हमें, सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन करना था। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन CP1 को डिटरमाइन कर दिया उसने, CP1 था हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। उसके बाद जो प्रॉफिट 1 आया उसने क्या किया, CP2 को डिटरमाइन करेगा वो बंदा, ठीक है। और इस तरीके से दोनों के बाद जो लास्ट में जो प्रॉफिट 2 आया ना, लास्ट में जो सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद, दोनों ट्रांजेक्शन होने के बाद जो प्रॉफिट 2 हमारे पास आता था, जो हमारे पास प्रॉफिट 2 आता था, वही हमारा अल्टीमेट आंसर होता था, ठीक है। क्योंकि हमें फाइनल अल्टीमेटली वही चाहिए ना, दोनों ट्रांजेक्शन करके जो अल्टीमेट प्रॉफिट हो। तो बीच वाले प्रॉफिट क्या कर रहा है, प्रॉफिट 1 क्या कर रहा है, नेक्स्ट सीपी को डिटरमाइन करने का काम आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जब प्रॉफिट 2 है, ये जो प्रॉफिट 2 तुमको दिख रहा है यहाँ पे 23rd लाइन पे, ये क्या करेगा, जब CP3 आएगा तो ये वाला प्रॉफिट 2 CP3 को डिटरमाइन करने के काम आएगा, ठीक है। इसी तरह एक ये लूप चलता रहेगा। कब तक ये लूप चलेगा, के ट्रांजेक्शन तक, जब तक के ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जब तक के ट्रांजेक्शन है। अब देखो, अब यहाँ वाली जो बात है कि बाय प्राइस 1 और प्रॉफिट 1 हम कैसे कैलकुलेट करते थे, ये सब बातें मैं बहुत अच्छे तरीके से इस वाले ये जो प्रॉब्लम तुम देख रहे हो, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 3rd वाले प्रॉब्लम में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उस फंडे को वापस से डिस्कस करने का मैं नहीं समझता कि कोई जरूरत है, या फिर मतलब सिंपली टाइम वेस्ट है, वापस से उस बात को क्यों बताऊं। फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या है ये, कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, हम ईच डे पे ना, हम ईच डे पे क्या कर रहे हैं, प्राइस बाय प्राइस को लो से लो रखने के लिए मैट डॉट मीन का यूज कर रहे हैं, मींस मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, उस प्राइजेस के साथ, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो जो प्रॉफिट का करंट वैल्यू है और जो प्रॉफिट हमें किससे मिलेगा, प्राइजेस आई क्या है, जब हमने बाय प्राइस 1 डिसाइड हो गया, जब CP डिसाइड हो गया, तो अब जो प्राइजेस आई एरे में जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो क्या है, अब SP की तरह ट्रीट हो रहे हैं, SP की तरह ट्रीट हो रहे हैं। तो SP में से अपने अगर CP को मैं माइनस कर दूं तो प्रॉफिट प्रॉफिट, तो उस करेंट इंडेक्स का प्रॉफिट और ये प्रॉफिट 1 जो हमारा वेरिएबल फाइनल लाके स्टोर करके देगा मैक्स वैल्यू, उसके साथ बार बार कंपेयर कर करके मैक्स निकाल लेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है। बस बात इतना है कि जैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करते हैं ना किसी एरे में, वैसे ही सिर्फ मैंने क्या किया है, बाय प्राइस 1 को लो से लो रखने के लिए मैट डॉट मीन का यूज किया है, मिनिमम रखने के लिए, और प्रॉफिट को मैक्स टू मैक्स रखने के लिए मैंने मैक्स फंक्शन का यूज किया है। और किस किस से कंपेयर कर रहा हूं हर बार, प्राइजेस आई माइनस बाय प्राइस 1, ठीक है, प्राइजेस आई माइनस बाय प्राइस 2, सिंपल है, कुछ भी चेंज नहीं है इस सब में, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये था 2 ट्रांजेक्शन के लिए, ये था 2 ट्रांजेक्शन के लिए। देखो इसको ओवरव्यू देके इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि 4th वाले प्रॉब्लम हमारा मेन प्रॉब्लम है ना इस वीडियो का। तो अगर तुम्हें ये ओवरव्यू नहीं समझ में आया तो कायदे से उस वीडियो को देख लो जाके, उसके बाद इसको जो हमारा जो प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं 4th वाला, उसको देखना, तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ 2 ट्रांजेक्शन था, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, एटमोस्ट के ट्रांजेक्शन है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो चल रहा है ना, ये फर्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन, इसके बाद फिर 3rd ट्रांजेक्शन आएगा, 4th ट्रांजेक्शन आएगा, मींस के की वैल्यू जितनी रहेगी उतने ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। तो तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पर नीड किसका है, जी बिल्कुल, यहाँ पर नीड किसका है, लूप का। कि हमें तो नहीं पता है कितने के होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो जितने भी के वैल्यू होंगे ना, तुम उतने बार इस मीन्स ऑपरेशन को परफॉर्म करना तुम, कि
हर बार सीपी डिटरमाइन होगा प्रॉफिट से, हर बार सीपी डिटरमाइन होगा प्रॉफिट से, और मैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ठीक है, इनिशियल सीपी निकालना, ठीक है, मिनिमम जो कि मिनिमम से मिनिमम लेना है, उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करना, वो प्रॉफिट क्या करेगा, दूसरे के काम आएगा, नेक्स्ट वाले के, वो प्रॉफिट फिर तीसरे, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो तीसरे के काम आएगा। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। ठीक है, अभी मैं कोड दिखाता हूँ, तुम्हारा जो सारा डाउट है वो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा कोड, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो मैंने लिखा है इफ एन इक्वल, अच्छा पहले एन क्या है, एन जो है हमारे प्राइजेस जो एरे दे रखा है उसका लेंथ है, और कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है। इफ एन इक्वल्स टू जीरो और के इक्वल्स टू जीरो, रिटर्न जीरो। ये मैंने बस एक एज केस लिख दिया है। मान लो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कोड में तुमको नहीं भी अगर ये लिखोगे तो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, यहाँ देखो एन का वैल्यू देखो 1 से लेके 1000 तक है, के का वैल्यू देखो 1 से लेके 100 तक है, तो मतलब के कभी जीरो नहीं होगा और एन भी कभी जीरो नहीं होगा। पर मैंने ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है, मान लो दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोडिंग कर रहे हो, अगर उन्होंने के की वैल्यू जीरो या प्राइजेस डॉट लेंथ की वैल्यू जीरो रख दी तो वहां पर तो एरर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स मतलब रॉन्ग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसा तो नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एज केस को हैंडल करने के लिए ये कोड लिख रखा है। अगर तुम यहाँ नहीं लिखोगे तो भी वो ये कोड इस प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, लीड कोड पे मीन्स। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है। हाँ, अब भैया हम क्या करते थे, यहाँ पर क्या करते थे, देखो मैंने क्या कर रखा है, मुझे दो ट्रांजेक्शन करना था वहां पे, तो मैंने पहला सीपी लिखा, CP1 मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। सीपी को मैक्स वैल्यू से क्यों इनिशियलाइज करते थे, क्योंकि हमें सीपी को मिनिमम टू मिनिमम लाना है ना, तो जब हम मिनिमम निकालते हैं तो क्या करते हैं, मैक्स से लेके चलते हैं, ये सब तो बेसिक है, सबको पता है। और प्रॉफिट को मैंने मिनिमम से स्टार्ट किया था। ठीक है, प्रॉफिट 1 को, तो वो किसके लिए था, बाय प्राइस 1 और प्रॉफिट 1 किसके लिए था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए। बाय प्राइस 2 और प्रॉफिट 2 किसके लिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन के लिए। समझ आ रही है बात। तो भैया यहाँ पर तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, पर मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एरे बना रहा हूँ बाय प्राइस और प्रॉफिट का। क्यों भैया एरे क्यों बना रहे हैं, अब देखो, अब हमें पता नहीं है ना कितने ट्रांजेक्शन है, के ट्रांजेक्शन है, तो के ट्रांजेक्शन है, तो के टाइम्स बनेगा ना बाय प्राइस और प्रॉफिट। मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए बाय प्राइस 1 प्रॉफिट 1, सेकेंड ट्रांजेक्शन के लिए बाय प्राइस 2 प्रॉफिट 2। इस तरीके से चलते चलते कितने बाय प्राइस बनेंगे, के बाय प्राइजेस बनेंगे, कितने प्रॉफिट बनेंगे, के प्रॉफिट बनेंगे। तो जब हम सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, एरे यूज करते हैं। तो क्लियर है, इसमें सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो उसके बाद भैया ये क्या लिख रखा है आपने 17 से लेके 20th लाइन तक। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली क्या है ना, मैं इसको अरेज डॉट फिल मेथड से भी यूज करते हैं जावा में, तो डायरेक्टली भी लिख सकता था। सिंपली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन का जो बाय प्राइस है उसको मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और हर ट्रांजेक्शन का जो प्रॉफिट है उसको हम मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, वहां पर तो एक एक था, सिंगल था, वहां पे बाय प्राइस 1 था, और ये देखो यहाँ पे बाय प्राइस 1 था, तो हमने क्या कर रहे थे, सिंपली मैक्स वैल्यू और प्रॉफिट 1 मीन वैल्यू। तो मतलब एक ही वन वन सिंगल सिंगल वेरिएबल था ना हमारे पास, तो कुछ खास नहीं था। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे हैं, तो एरे को फिल करना पड़ेगा ना, हर हर इंडेक्स अब एक ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर के लिए चलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा भैया अब ये क्या लिख दिया भैया आपने, ये फोर, देखो ये जावा में फोर ईच लूप होता है, और सी प्लस प्लस में फोर ऑटो लूप होता है, जो भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, हम हर एलिमेंट पे ट्रावर्स कर रहे हैं प्राइजेस के। ठीक है, जो ये वाला लिख रखा है ना यहाँ पे, ये जो फोर लूप चला रखा है यही फोर लूप है, वो आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन प्राइजेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ इसमें आएगा, यहाँ से यहाँ तक में आएगा चेंज। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर भी, क्या चेंज आएगा, यहाँ पे सिर्फ दो ट्रांजेक्शन का लिख रखा है थर्ड वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, और फोर्थ वाले प्रॉब्लम में यहाँ एक और एक्स्ट्रा लूप लग जाएगा। क्यों एक्स्ट्रा लूप लगा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास दो ट्रांजेक्शन्स नहीं है, वो के ट्रांजेक्शन्स हैं, कितने भी हो सकते हैं वो। समझ रहे हो मेरी बात को। बाकी चीजें भैया सेम रहेंगी, हाँ बाकी चीजें सेम रहेंगी, कुछ भी देखो मैंने चेंज नहीं किया है। अब मैं बताता हूँ कैसे सेम है। तुम देखो वहां पर क्या है और यहाँ पर क्या है, मैंने बाय प्राइस आई लिखा है इक्वल्स टू मैट डॉट मिन। ठीक है, बाय प्राइस आई, ठीक है, मतलब जो बाय प्राइस आई वाला वैल्यू, मतलब अब क्या हो रहा है, हर इंडेक्स आप रिप्रेजेंट कर रहा है ना एक ट्रांजेक्शन को। तो देखो यहाँ पर क्या था, बाय प्राइस 1 था, तो मैट डॉट मीन बाय प्राइस 1, क्योंकि बाय प्राइस 1 के लिए ही देख रहे हैं अभी कि इसके लिए मिनिमम कौन है, मीन्स उस इंडेक्स तक को देखते थे। तो और क्या लिखते थे, प्राइजेस आई, उस इंडेक्स तक का जो CP1
जो हमें मिनिमम मिल सके, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, बाय प्राइस आई। अब ये बाय प्राइस आई जब एरे के लिए लिख रहा हूँ ना, तो उस इंडेक्स का बाय प्राइस वो ला करके दे रहा है मुझे, तो उसके लिए मैं मिनिमम निकालूंगा। और ये भैया क्या लिख दिया इतना बड़ा सा, प्राइजेज माइनस आई, ये ब्रैकेट में आई ग्रेटर देन जीरो क्वेश्चन मार्क। देखो ये टर्नरी ऑपरेटर का मैंने यूज किया है, कुछ भी खास नहीं है, देखो अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो वहां पे क्या करते थे हर कंडीशन में, तुम देखो ये वाला देखो प्राइजेज, ये वाला देखो CP2 वाला देखो। अच्छा भैया तो ये इससे CP1 वाला यहाँ पर हमने, मतलब हमने तो कुछ भी माइनस नहीं किया था, फिर यहाँ पर हम क्यों माइनस कर रहे हैं? देखो अरे बात ये है ना कि जब मैं एरे के लिए लिख रहा हूँ ना, तो जनरलाइज्ड लिख रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ पहला ट्रांजेक्शन अलग दिखाया था, दूसरा ट्रांजेक्शन अलग दिखाया था, ठीक है। पर वहाँ क्या है, वहाँ पर के ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। कर क्या रहे हैं हम, तुम ये आई ग्रेटर देन जीरो ये सब भूल जाओ, तुम सिर्फ देखो प्राइस माइनस प्रॉफिट आई माइनस वन, सिर्फ इतना देखो, ये क्वेश्चन मार्क से भूल जाओ। सिर्फ देखो प्राइस माइनस प्रॉफिट आई माइनस वन, ये कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये देखो प्राइस, प्राइजेज आई माइनस प्रॉफिट वन, मतलब ये जो पिछला वाला जो प्रॉफिट आ रहा है ना, पिछला वाला जो प्रॉफिट आ रहा है उसको मेरे करंट प्राइजेज में से माइनस कर दो, यही कर रहे थे हम। तो भैया ये वाला फर्स्ट वाला इग्नोर नहीं हो जाएगा, फर्स्ट वाला इग्नोर नहीं हो जाएगा, हाँ फर्स्ट वाला इग्नोर हो जाएगा। फर्स्ट वाले में ये नहीं करते थे ना, ये वाला जो लिखा है प्राइजेज आई माइनस प्रॉफिट वन, जब पहला वाला प्रॉफिट आ जाता था तब ना, मतलब आगे के प्रॉफिट के, आगे के सीपी डिटर्मिनेशन के लिए हम प्रॉफिट को यूज करते थे। पहले वाले में तो प्रॉफिट आता ही नहीं है, पहले वाले में प्रॉफिट होता ही नहीं है, पहले तो निकालते हैं प्रॉफिट, मीन्स फर्स्ट, मतलब जब खरीदा ही नहीं मैंने कुछ तो प्रॉफिट कहाँ से हुआ, पहला ट्रांजैक्शन के बाद मुझे प्रॉफिट होगा ना, तो फिर ये वाला फॉर्मूला चलता जाएगा, प्राइजेस आई माइनस प्रॉफिट वन, मींस मेरे करंट प्राइस में से तुम प्रॉफिट को माइनस करते जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो मैं भी यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ, प्राइस माइनस प्रॉफिट आई माइनस वन। आई माइनस वन क्यों लिखा है, प्रॉफिट पुराना वाला प्रॉफिट, यहाँ जनरल करके लिख रहे हैं ना के लिए, इसीलिए पुराना वाला प्रॉफिट, सेम चीज, प्रॉफिट वन लिख रहे थे वहां पे, यहाँ प्रॉफिट आई माइनस वन, पुराना वाला प्रॉफिट। और ये प्राइस क्या है, प्राइस, प्राइस जो है देख लो यही वाला करंट प्राइस, जो वहां पे प्राइस आई है, वहां पे फोर लूप लगा रखा है या फोर ईच लिख रखा है, इसलिए यहाँ पे प्राइस लिख रखा है मैंने, और कुछ नहीं है। तो भैया ये क्यों लिख रखा है ये सब, देखो ये इसलिए लिख रखा है, वही वाली बात, पहला वाला तो इग्नोर हो जाएगा। यहाँ देखो ये वाला अंदर वाला फोर लूप कहाँ से चल रहा है, जीरो से चल रहा है, जीरो से चल रहा है। पर तुम देखो दो रीजन है, दो रीजन बताता हूँ। पहला वाला इग्नोर कर रहे हैं, पहला वाला इग्नोर कर रहे हैं, वैसे समझ लो। और नहीं तो अगर एक्चुअल में समझना है तो देखो मैं बताता हूँ क्यों इग्नोर करें। अगर मैंने जीरो को रख लिया, मतलब ये नहीं लगाया क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा, आई आएगा जीरो, ये तो इनर वाला लूप जीरो से चल रहा है ना, तो आई आएगा जीरो, जीरो माइनस वन, प्रॉफिट माइनस वन इंडेक्स, माइनस वन इंडेक्स एग्जिस्ट करता है क्या एरे में, पाइथन वाले को मत ऐसा मत समझना पाइथन वालों कि उल्टा चल रहे हैं, वो हो ऐसा सोच सकते हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव इंडेक्स तो देख नहीं रहे हैं यहाँ पे। नेगेटिव इंडेक्स अगर हम जावा या C++ में देखेंगे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा हमें, ठीक है। तो कहने का ये है कि नेगेटिव इंडेक्स में तो जाना नहीं है, तो हमें फर्स्ट वाले में प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो उसको इग्नोर करना है। तो सिंपली मैंने क्या किया, इफ आई ग्रेटर देन जीरो तब तुम ये करना, और अगर आई जीरो रहता है तो सिर्फ जीरो रहने देना, तुम मिनिमम बाय प्राइस को जीरो जीरो से कंपेयर करना, ठीक है। और उसके बाद सिंपली इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, बाय प्राइस के मतलब पूरे एरे को फिल कर लूंगा। क्यों पूरे एरे को फिल कर रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन के लिए जो बाय प्राइस है वो उसमें फिल होता जाएगा, और उसके सब्सिक्वेंट सेम चीज में प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ। देखो प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं, करंट प्राइस से माइनस, क्योंकि करंट प्राइस हम हमारा क्या बन चुका है, सेल्स प्राइस, ऐसे एसपी बन चुका है, एसपी में से हम उस करंट सीपी को माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा इस तरीके से हम मैक्सिमाइज करते जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है, प्राइस माइनस बाय प्राइस आई, देखो मैंने कुछ चेंज किया है, देखो यहाँ क्या लिखा है, प्राइजेज आई माइनस बाय प्राइस टू, बाय प्राइस टू क्यों, ये करंट सीपी टू है तो करंट सीपी टू माइनस होगा, और करंट सीपी अगर आई है तो बाय प्राइस आई माइनस होगा, करंट एसपी हमारा प्राइस है, ठीक है, सिंपल है। देखो बहुत बहुत मतलब बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, अगर ना समझ में आए वापस से वीडियो को देखना, पर मैं तुमसे उससे ज़्यादा ये रिकमेंड करूंगा कि थर्ड वाले प्रॉब्लम को देख के आओ, क्योंकि थर्ड और फोर्थ जो है जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं जिस लॉजिक को लेके चल रहा हूँ ये दोनों इजीली समझ में आ जाएंगी तुम्हें, ठीक है। और मैक्स हो जाएगा ये वाला हमारा, तो मतलब पूरा एरे प्रॉफिट का भर जाएगा।
जो लास्ट प्रॉफिट होगा, मैंने क्या कहा था, अल्टीमेट प्रॉफिट चाहिए ना हमें, अल्टीमेट प्रॉफिट चाहिए, तो वो किससे मिलेगा हमें, प्रॉफिट k-1 से। भैया प्रॉफिट k-1 से कैसे मिल रहा है, अरे लास्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एरे कितने साइज का है, k साइज का, तो लास्ट इंडेक्स उसका कितना होगा, k-1, तो वही वाला वैल्यू हमें आंसर लाके देगा ना, तो इसलिए रिटर्न कर दो प्रॉफिट k-1। देखो मुझे इस बार इतना ज्यादा मीन्स बोर्ड पे नहीं समझाना पड़ा तुम्हें, यहाँ पर इतना जो मैं करता था, मतलब इतना सारा लिखना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, मैंने थर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझाया, तो इसका फायदा ये हुआ कि तुम फोर्थ प्रॉब्लम को भी बहुत इजीली समझ गए। और के ट्रांजेक्शन्स के लिए जो ये जो जनरलाइज फॉर्मूला हमने निकाला है, एक मैथ्स में जैसे जनरलाइज कर देते थे, तो वो काम हमने यहाँ पे कर लिया बहुत इजीली। देखो कितना छोटा सा कोड है, पर इसका डीपी सॉल्यूशन जाके देखना है एक बार को, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुम्हें कितने सिंपल सॉल्यूशंस लाके बता रहा हूँ, ठीक है। और बस ये रिटर्न कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। देखो बाय प्राइस और प्रॉफिट दो एरे यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एरे यूज हो रहा है, के साइज का है, ठीक है, तो के प्लस के 2k हो जाएगा, कॉन्स्टेंट इग्नोर करो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ के, ठीक है, बिग ऑफ के, ठीक है। अब ये क्यों लिख रखा है भैया n इंटू के, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो प्राइजेस पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, ये वाला फॉर लूप बाहर वाला, तो ये n साइज का है प्राइजेस एरे, हमारा प्राइजेस एरे कितने साइज का है, n साइज का, तो n वहां से आएगा। और ये इनर लूप कितने टाइम्स चल रहा है, ये k टाइम्स चल रहा है, मींस हर एक इंडेक्स के लिए k टाइम्स चल रहा है, ये बात हमेशा ध्यान रखा करो, इंटरव्यूअर को भी बताया करो, हर एक एलिमेंट के लिए k टाइम्स चल रहा है, इसलिए n एलिमेंट से तो n इंटू के चला, टोटल ऑपरेशंस कितने हुए n इंटू के, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ऑर्डर ऑफ n इंटू के, ठीक है। यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और बढ़िया सॉल्यूशन है। अब मैं रन करता हूँ, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, और देखते हैं रन होता है नहीं होता है, रन हो रहा है, ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूँ। ये देखो ये जावा का कोड था, मैं तुम्हें अभी सी प्लस प्लस पाइथन भी दिखा दूंगा जल्दी से, ठीक है। सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। देखो देख लो सी प्लस प्लस वालों, ये सी प्लस प्लस में भी सेम चीज़ है, एन का लेंथ है प्राइजेस का, ठीक है। और ये मैंने बताया तुम्हें कि एज केस लिख रखा है ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद देखो एरे जो है डिक्लेयर किया है के साइज का, बाय प्राइस प्रॉफिट, ठीक है। सेम टू सेम मैंने मैक्स वैल्यू बाय प्राइस वाले एरे में भर दिया, मिनिमम वैल्यू प्रॉफिट वाले एरे में भर दिया, ठीक है। अब दो फोर लूप चला है, पहला वाला फोर लूप ट्रैवर्स कर रहा है एरे पे, ठीक है, एक एक प्राइजेस ला के दे रहा है, दूसरा वाला ट्रांजेक्शन कर करके दोनों एरेज को बाय प्राइस एरे और प्रॉफिट एरे को फिल कर रहा है, जैसे अभी हमने समझा था। और फाइनली हम प्रॉफिट k-1 रिटर्न कर रहे हैं, तो ये सी प्लस प्लस का कोड है, ठीक है। सेम टू सेम है सब कुछ। और ये तुम्हारा पाइथन का कोड देख लो, n इक्वल्स टू लेन प्राइजेस, ठीक है। और ये एज केस, और ये देख लो ये तरीका होता है पाइथन में, मीन्स माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे नीचे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तब उससे कंपेयर करते जाएंगे, स्टार इंटू के इसलिए करते के टाइम्स आ जाएगा वो, ठीक है। और ये आउटर एरे, आउटर एरे पे ट्रैवर्स करने के लिए, मीन्स आउटर लूप है एरे पे ट्रैवर्स करने के लिए, और इनर लूप है ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, मेन ऑपरेशन हर ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। और फिर हम रिटर्न कर देंगे, तो यही है। मैंने तुम्हें तीनों कोड दिखा दिए, तुम्हें सारे लॉजिक समझा दिया। और अगर ना समझ में आए तो पहले थर्ड वाले वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो को वापस से देखना, ड्राई रन करना, एक एक बात क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, नहीं अगर कमेंट सेक्शन में तो तुम मुझे लिंक्डइन पे डायरेक्ट डीएम करके पूछ लेना, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मजे करो, कोडिंग करो, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करो, फ़ायदा सबका कराना चाहिए, है ना। तो बस इसी के साथ फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।